निशांत कुमार जिस रथ से यात्रा पर निकलेंगे उसकी तस्वीर सामने आ गई है। और देखिए, निशांत कुमार जिस रथ पर यात्रा करेंगे उस रथ का नाम है निश्चय रथ। रथ पर लिखा है, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। निशांत कुमार खुद जेडीयू कार्यालय में पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। निशांत ने इस दौरान यात्रा वाले रथ का भी जायजा लिया। निशांत कुमार 3 मई से यात्रा पर निकलेंगे और निशांत कुमार ने कहा, बैठक हो रही है, कल आप लोगों को फाइनल जानकारी मिल जाएगी। यात्रा कैसे होगी, कहां ये यात्रा जाने वाली है, कहां यात्रा ठहरेगी, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यात्रा को लेकर आपके लिए बाहर आया गया, आपने निरीक्षण किया, देखा क्या कुछ है? माइक नीचे 3 तारीख से यात्रा शुरू करेंगे। अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता सब प्रोग्राम कैसे, क्या रोड मैप होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ दर्शन करना है, सब बात हो रही है। अभी कल तक निर्णय हो जाएगा, आप लोगों को कल बता दिया जाएगा। 3 तारीख से यात्रा पर निकल रहे निशांत जी। कल आप लोगों को बता। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने कहा, अगर अधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाएंगे तो नप जाएंगे। सम्राट चौधरी के इस बयान का जेडीयू और बीजेपी ने जोरदार समर्थन किया है। सम्राट ने बिहार के अफसरों को यह सख्त चेतावनी क्यों दी है, आइए समझते हैं। 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के अधिकारियों को लेकर बड़ी बात कह दी। सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी अफसर यदि फाइल लटकाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी ने बिहार के अफसरों को सीधी चेतावनी दे डाली, अगर अधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल अटकाएंगे तो नप जाएंगे। सम्राट के इस बयान का मतलब साफ है कि वो ब्यूरोक्रेसी में सुधार चाहते हैं, फाइल लटकाने और भटकाने का जो सिस्टम है उसे बदलना चाहते हैं। सीएम के इस बयान का बीजेपी और जेडीयू दोनों ने पुरजोर समर्थन किया है। सरकार आम जनता के लिए है, यह लोकतंत्र है। जो भी आम जनता का काम है वो तुरंत होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, उसको धरातल पर भी उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। निश्चित रूप से कार्यपालिका को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह जिम्मेवारी देना कि विधि सम्मत प्रक्रिया तय है, उसके बावजूद भी लटकाऊ प्रवृत्ति जो रहता है, यस या नो नहीं करना। आखिर सम्राट चौधरी ने अफसरों को ये चेतावनी क्यों दी? दरअसल सम्राट चौधरी ने इस बयान के जरिए अधिकारियों को बड़ा संदेश दिया है। बिहार में कामकाज लटकाने का जो सिस्टम है उसे बिहार के नए सीएम खत्म करना चाहते हैं। बिहार में लाल फीताशाही पर लगाम लगाना चाहते हैं। सीएम ने अफसरों को संदेश दिया कि वो समय सीमा के भीतर काम करें। सम्राट अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि जनता को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। फाइलों को लटकाकर घूस मांगने या देरी करने वाले लापरवाह अफसरों को ये सीधा अल्टीमेटम है, अफसर या तो काम करें या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप की स्थिति। जब लटकाने की इच्छा होती है तो पदाधिकारी, खास करके जो लोग ऊपर वाले हैं, सचिव या डीजीपी या एडीजी हेडक्वार्टर, तो वो उसमें लिख देंगे विमर्श, एक शब्द वर्षों तक लटका रहे। आखिर ऐसी नौबत क्या आती है सर? अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं? विमर्श शब्द जो लिखते हैं, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? लटकाना। हम कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं तो हम समझेंगे ना उसको, कम से कम कि ये कौन सी परिस्थिति है, क्या मामला है, हमको जानकारी नहीं है। हो सकता है नहीं है। कामराज नहीं थे पढ़े लिखे, उनको अंग्रेजी तो आती ही नहीं थी, तमिल अच्छा जानते थे। तो उनके पास जब फाइल आती थी, लोगों ने उनसे पूछा कि सर आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो आप कैसे कर लेते हैं? और तमिलनाडु में ऑल नोट्स आर इन इंग्लिश, वहाँ
तमिल में कुछ नहीं लिखा जाता है। तो इतना सुंदर वाक्य था उनका। उन्होंने कहा हमको 2 ही चीज में अंग्रेजी आनी चाहिए। किसी से बुला के पूछेंगे कि इस सेक्रेटरी ने क्या लिखा है, तो हमको तमिल में समझा देगा। हम कहेंगे दिस शैल बी डन। सम्राट चौधरी ने अफसरों को ये चेतावनी यूं ही नहीं दी है। बिहार में अफसरों की लापरवाही की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अफसरों के बर्ताव की वजह से जनता परेशान रहती है। ऐसे में अब समय आ गया है कि बिहार में ऐसी लटकाने और भटकाने वाली व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जाए। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। 5 देश रत्न मार्ग पर दोनों की मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई है। पच्चीस अप्रैल को गया में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि संतोष कुमार सुमन उनके सौतेले बेटे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह पाला और वही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। सवाल है कि जीतन राम मांझी ने संतोष मांझी को सौतेला बेटा क्यों कहा? समय समय पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का एक बयान फिर से चर्चा में है। आजकल सर सकेला के बात हुए है। 25 अप्रैल को गया जी के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने बेटे संतोष कुमार सुमन का जिक्र करते हुए सौतेले शब्द का जिक्र किया। आजकल सर सकेला के बात हुए है तो हनी धिया पुता के सिखावा यो बात कि का हुआ है, कैसे पढ़ा है, सटेली माई में जन्म करा का कर रहे हैं, लेकिन हम ओकरा पर कंट्रोल पे कहली कि ना। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जीतन राम मांझी ने संतोष कुमार सुमन को सौतेला बेटा क्यों कहा? इस सवाल का जवाब खुद जीतन राम मांझी ने उसी कार्यक्रम में दिया। मांझी ने बताया कि संतोष सुमन जब महज 8 महीने के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में उनका पालन पोषण परिवार के सहयोग से हुआ। संतोष की परवरिश उनकी चाची ने अपने दूध से की। जौन दिन 6-8 महीना के हले वही दिन अगर माई दुनिया से चल गई है तो हमार भाई गोविंद हले ओकरो एगो बच्ची हो गया तो वहू बर्बाद हो गया तो गोविंद के पत्नी के दूध पी के ही। जीतन राम मांझी ने बताया कि जब राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो उन्होंने संतोष सुमन को बनाया और आज वो मंत्री हैं और पार्टी को संभाल भी रहे हैं। सटेली माई में जन्म करा का कर रहे हैं, लेकिन हम ओकरा पर कंट्रोल पे कहली कि ना, ओकर माय मर गए है तो सबसे ज्यादा काम हम ओकरे लिए करवाई और आज अपन उत्तराधिकारी बना दिया, मंत्री बना दिया। बता दें, जीतन राम मांझी ने 2 शादियां की। संतोष मांझी पहली पत्नी के बेटे हैं और राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने की नौबत आई तो उन्होंने संतोष मांझी को ही चुना। मतलब संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं, सौतेले बेटे नहीं। हाँ, उनकी दूसरी पत्नी के वे जरूर सौतेले बेटे हैं जिसका जिक्र जीतन राम मांझी करना चाह रहे थे, लेकिन कई लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। न्यूज 18 के लिए गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। 29 अप्रैल को सम्राट कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। 29 अप्रैल की तारीख जब सम्राट कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 29 अप्रैल को ये कैबिनेट की बैठक होगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं इसमें। जैसे तौर पे देखिए, सम्राट चौधरी ने पहले जो कैबिनेट की बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी और अब नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि उनके दूसरे कैबिनेट की बैठक कब होगी। 29 तारीख को बुधवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है।
और जाहिर तौर पे ये मंत्रिमंडल इसमें भी मंत्रिमंडल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले बैठक में सम्राट चौधरी की मंत्रिमंडल बैठक पे इस बात को लेकर निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में फैसला लेते हैं, और जिसके बाद जब फैसले हुए कई ऐसे फैसले लिए गए जो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है बिहार के लिए, और अब दूसरे कैबिनेट के फैसले पर निगाहें टिकी हुई है कि सम्राट चौधरी जब अपने दूसरे कैबिनेट की बैठक करेंगे तो उसमें क्या कुछ फैसला हुआ। लेकिन जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी के दूसरे कैबिनेट की बैठक अभी चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं हुआ है, तो मंत्रिमंडल विस्तार के पहले इस कैबिनेट की बैठक को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जो बिहार के विकास के साथ साथ आने वाले समय में सम्राट चौधरी की सरकार किस रास्ते पे जाने वाली है उसका भी इशारा मिल सकता है। जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी ने अपने पहले कैबिनेट के बैठक में साफ इरादा कर दिया था कि बिहार में निवेश कैसे बड़े पैमाने पर है, बिहार का विकास कैसे तेज गति से हो और लोगों को सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, उसके बारे में उन्होंने प्राथमिकता रखी थी। और अब उनकी दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी नजर इसी बात को लेकर टिकी रहेगी कि उन्होंने जो कहा है कि आने वाले 5 लाख करोड़ के निवेश की जो बात उन्होंने कही है बिहार की जनता से, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि निवेश ज्यादा से ज्यादा कैसे आए और साथ में बिहार में इंडस्ट्री का जाल कैसे बिछे, और साथ में जो 11 टाउनशिप बनाने की घोषणा की है उसके जरिए कैसे निवेश आए, इन तमाम मुद्दों पर निगाह रहेगी। और जाहिर तौर पर दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी इसी बात को लेकर निगाह टिकी रहेगी कि सम्राट चौधरी अपने आने वाले कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लेते हैं जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सरकार इस टाउनशिप के विकास में किसानों के हितों का विशेष ख्याल रखेगी। किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही विकसित जमीन में भी किसानों की हिस्सेदारी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के शहर अब देश के बड़े शहरों से मुकाबला करेंगे। बिहार के शहरों में हर वो अत्याधुनिक सुविधा होगी जो देश के नामचीन शहरों में मौजूद है। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी दी है। सरकार 11 जगहों पर नए आधुनिक शहर बसाने जा रही है। सैटेलाइट टाउनशिप कैसे विकसित होगा, अब इसका ब्लूप्रिंट भी सामने आ गया है। इस योजना को लेकर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बड़ी जानकारी दी। टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। किसानों को जमीन के बदले बाजार दर का 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को विकसित जमीन में भी हिस्सा मिलेगा। किसानों की कुल जमीन का करीब 55% हिस्सा डेवलप करके वापस दिया जाएगा, यानी किसान इस प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर भी बनेंगे। हर टाउनशिप में निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कमजोर वर्ग के लिए 5% जमीन आरक्षित रखने का भी इसमें प्रावधान है। हर किसान जिसकी जमीन टाउनशिप्स के लिए आ रही है, उनमें से किसी को भी भूमिहीन नहीं होना पड़े। हम नए टाउनशिप्स का विकास लैंड पूलिंग के माध्यम से मोस्टली करना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि जब टाउन प्लानिंग स्कीम में किसान अपनी जमीन देंगे तो कम से कम 55% जमीन हम उनको वापस करेंगे डेवलप करके। पहली बात है कि जो किसान हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बना रहे हैं इस डेवलपमेंट में, उनको हम वंचित नहीं करें, किसी को भी भूमिहीन हम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भूमि का अप्रिसिएशन होगा उसका वो हक उनको मिलेगा। सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर इन जगहों पर अभी से ही जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। जिन इलाकों को सैटेलाइट टाउन के रूप में चिन्हित किया गया है, वहां मार्च 2027 तक सीमित दायरे में ही जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार इस साल अक्टूबर-नवंबर तक इन सैटेलाइट टाउनशिप का ड्राफ्ट प्लान जारी करेगी। बिहार के विकास मॉडल में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में 11 शहरों में बनने वाले सैटेलाइट टाउन में बेस्ट किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सभी जगह पर बनाने वाले टाउनशिप पूरी तरह से प्लान सिटी होंगे, जहां हर अत्याधुनिक सुविधाएं और संसाधन विकसित किए जाएंगे। किसानों की जमीन कितनी बढ़ेगी, उसके जमीन के बदले कितना डेवलप भूमि मिलेगा, क्या आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, मुआवजा कैसे मिलेगा, ये सब कुछ बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण।
में बन रहे 11 सैटेलाइट टाउन में बसे हुए किसानों को यह जानना ज़रूरी है कि आखिर उस पूरे एरिया में उसकी ज़मीन की कीमत कितनी मिलेगी, वो ज़मीन कैसे डेवलप होगा, तमाम जगहों पर क्या बनने वाला है और उसका मुआवजा किस तरह से दिया जाएगा, उसका विकास कैसे होगा। इन तमाम बातों को लेकर नगर विकास विभाग ने सब कुछ साफ कर दिया है और बताया है कि इस साल के अक्टूबर और नवंबर तक जो है इसकी ड्राफ्ट जो है वो जारी होगी और अखबारों में जारी किया जाएगा और तमाम लोग जान पाएंगे कि उसके ज़मीन पर कैसा विकास जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे नगर विकास विभाग ने बताया है कि जो भी ज़मीन किसानों से ली जाएगी उस पूरे ज़मीन में डेवलप करके उस टाउनशिप में उसका 55% जो है वो लौटा दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपके पास आज अगर 10 कट्ठा का ज़मीन है तो आप उसके लगभग पूरा के पूरा इलाके को अगर डेवलप करके 5.5 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन जो है आपको वापस कर दी जाएगी। बताया गया है कि यहाँ पे उसकी कीमत जो है वो लगभग 10 गुना तक जो है वो बढ़ जाएगी, किसी शहरों में जो है वो 20 गुना तक बढ़ सकती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से उसमें कहा गया है कि किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि पहले की तरह लॉटरी के सिस्टम की तरह जो है वो यहाँ पे ज़मीन ली जाएगी और किसी को भूमिहीन होना पड़ेगा, अधिग्रहण करना होगा। तमाम लोगों से आम सहमति के बाद जो है वो ज़मीन लिया जाएगा और सबको डेवलप करके उसे वापस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है कि जो भी किसान अगर वो रेट नहीं देना चाहता है, वो अगर ज़मीन उसके लिए भी प्लान तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर में बदमाशों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि बंधन बैंक की शाखा में दिन दहाड़े 1,08,000 रुपए की लूटपाट की। 5 नकाबपोश अपराधियों ने बैंक कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर न केवल नकदी लूटी बल्कि ग्राहकों के साथ मारपीट भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं कटा एटीएम, कहीं लूटा सोना। क्या मतलब समस्तीपुर पुलिस का होना या ना होना? समस्तीपुर राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर आजकल अपराधियों के लिए खुला चारागाह बन चुका है। पुलिसिया इकबाल का जनाजा इस कदर निकल चुका है कि अब बदमाशों के मन में न कानून का डर है न ही वर्दी का खौफ। बीते 15 दिन में ही लाखों की चोरी, बैंक और एटीएम को सीधा निशाना, पर पुलिस और उनका एक्शन बिल्कुल खामोश। ताजा मामला बंधन बैंक का है, जहां हथियारों से लैस 5 नकाबपोश अपराधी बैंक में दाखिल होते हैं, कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेते हैं और महज कुछ मिनटों के अंदर 1,08,000 रुपये लूटकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं बल्कि अपराध की एक लंबी चेन है। 5-6 स्टाफ आया था जी, चार आगे स्टाफ यहाँ पे था और 5-6 लड़का आया था, सभी के हाथ में गन था और स्टाफ लोगों को कहना हुआ कि आया जैसे तैसे सबका मोबाइल, फिर मोबाइल जमा करके कस्टमर लोग का भी मोबाइल लेके उसके बाद बोला कि जहाँ जो है सब ला। हार्ड डिस्क जितना था, कैमरा जितना था सब नोच लिया और लॉकर में मेरा पैसा था 1,08,650 रुपया, वो भी ले लिया। चलिए आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। अभी कुछ दिन पहले अपराधियों ने कैनरा बैंक का एटीएम गैस कटर से काटकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। लग्जरी एसयूवी कार में सवार अपराधी आए और लाखों रुपये उड़ा ले गए। तब भी पुलिस का वही रटा रटाया जुमला, जांच जारी है। रायरंजन थाना अंतर्गत ग्राम झखरा है, वहाँ बंधन बैंक का एक यूनिट था, उसमें करीब 1:45 के आसपास में बजे कुछ अपराध कर्मी आए और लूट के घटना का अंजाम दिए हैं। बैंक का 1,08,000 रुपया ले गए। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है और छापामारी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी कांड का उद्भेदन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इससे पहले एक ज्वेलरी शॉप में हथियार के दम पर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था, जो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ भी पुलिस का वही पुराना रवैया, जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कब? शहर के पॉश इलाकों से लेकर ग्रामीण बैंक की शाखाओं तक अपराधी अपनी मर्जी से वारदात की जगह चुनते हैं और समस्तीपुर की पुलिस सिर्फ एफआईआर की फाइलें भरने में व्यस्त है। आखिर समस्तीपुर की पुलिस क्या कर रही है? जिले की सड़कों पर गश्त कहां है? क्या खुफिया तंत्र फेल हो चुका है?
क्या खाकी का काम सिर्फ मुआयना करना रह गया? घटनाओं के बाद जांच जारी है का जुमला कब तक? एक के बाद एक बैंक, एटीएम, दुकानें और घर लूट रहे हैं, लेकिन अपराधों पर लगाम के नाम पर पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा। आज बंधन बैंक की लूट ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी में अपराधियों की अब खैर नहीं। पुलिस ने कुर्की का महाअभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया है। इस विशेष अभियान के तहत जिले भर के 25 थानों की पुलिस टीमें एक साथ सड़क पर उतरी है और तय लक्ष्य के मुताबिक 150 आरोपियों के घर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सम्राट सरकार बनते ही अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अपराध की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने ऐसा प्रहार किया कि अपराधियों के पास अब अपनी छत और चौखट के लाले पड़ते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी की, जिसने अपराधियों की रूह कपा दी है। जहां कल तक बदमाशों के हौसले बुलंद थे, वहां आज खाकी का ऐसा प्रहार हुआ कि अपराधी अब अपनी जान और जायदाद बचाने के लिए दुबकते फिर रहे हैं। एक साथ 25 से ज्यादा थानों की पुलिस, सैकड़ों जवान और निशाने पर 150 से ज्यादा चिन्हित अपराधी। मोतिहारी एसपी के निर्देश पर शुरू हुआ ये कुर्की जब्ती का महाअभियान अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पुलिस ने साफ कर दिया है, या तो सरेंडर करो वरना घर की चौखट तक नहीं बचेगी। सियासी गलियारों में इसे सम्राट सरकार के हंटर के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के बदलते ही पुलिस का तेवर बदल गया। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीन पर बुलडोजर और हथौड़े चल रहे हैं। जिन अपराधियों ने सालों से आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा किया था, आज उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। खिड़की दरवाजे से लेकर घर का एक एक सामान जब्त किया जा रहा है। क्या ये कार्रवाई बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाएगी? तस्वीरें तो यही गवाही दे रही हैं कि अब अपराधियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। तो महाकुर्की अभियान के साथ ही बुलडोजर अभियान भी बिहार में जोरों से चल रहा है, जहां कई जिलों में पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया। हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सहरसा में प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर सालों से किए गए अतिक्रमण को हटाया। आरा में भी धमार बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इसके साथ ही छपरा में भी प्रशासन एक्शन में दिखा, जहां हथवा मार्केट और उसके आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। मोहन भैया, और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पारस हॉस्पिटल में जमकर बवाल, तोड़फोड़ की खबर है। 15 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है और जब मौके पर पुलिसकर्मी समझाने के लिए पहुंचे तो पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की गई। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने जाम कर दिया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। शास्त्रीनगर थाना की पुलिस की टीम मौके पर है। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के पारस हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, जहां आप देखिए किस तरीके से जो परिजन हैं वो और पुलिस की टीम आपस में उलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया है। बिहार में साइबर अपराध का जाल तेजी से फैल रहा है। मुजफ्फरपुर और वैशाली से आई 2 बड़ी खबरें इस खतरे की गंभीरता को दिखाती है। एक तरफ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख की ठगी, तो दूसरी तरफ फर्जी आधार और सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वाला गैंग। सवाल है, आप कितने सुरक्षित हैं?
एक कॉल, एक डर और मिनटों में खाली हो सकता है आपका खाता। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है मुजफ्फरपुर में, जहां साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख रुपए की ठगी की गई। पटना के राजीव नगर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रियरंजन शर्मा और उसका बेटा अनंत अभिषेक। आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर वीडियो कॉल किया, पीड़ित को 10 दिन तक डराया, डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया और फिर 67 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक के दस्तावेज जब्त किए। प्रिया रंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता उदय शर्मा, फ्रेंड कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीती रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीजें बरामद हुई। डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अनजान कॉल या वीडियो कॉल से सतर्क रहें। सीबीआई या पुलिस बताने वालों पर तुरंत भरोसा न करें। डराने धमकाने वाली बातों में न आए। ओटीपी, बैंक डिटेल्स कभी शेयर न करें। दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें और याद रखें, शक होने पर तुरंत कॉल करें। 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें। नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। अनजान लिंक या ऐप डाउनलोड करने से बचें। परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत जानकारी न दें। उधर वैशाली में भी साइबर अपराध का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर रहा था। ये गिरोह एयरटेल पेमेंट्स बैंक के आउटलेट की आड़ में चल रहा था। मौके से बरामद हुआ मिनी एटीएम मशीन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्लोन फिंगरप्रिंट, 30 से ज्यादा आधार कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल ने सभी को चौंका दिया। बेलसर थाना अंतर्गत कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो सीएसपी सेंटर के संचालक हैं वो लोग अनऑथराइज तरीके से जो है आधार कार्ड का जो है निर्माण कर रहे हैं तथा उसमें जो है जो आम पब्लिक है उससे उनका जो भी फिंगरप्रिंट और अदर जो डाटा रहता है उसको ले लेते हैं और उसके पश्चात जो है उसका मिसयूज़ भी और डाटा का जो अनऑथराइज जो है उसको क्रिमिनल्स को या फिर बाकी जो जिनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर उस डाटा को भेजा जा रहा है। गिरोह का सरगना मुजफ्फरपुर का रहने वाला युवक था जो दूसरों को ट्रेनिंग देकर फर्जी आधार बनवाता था और इन्हें दूसरे राज्यों में भी भेजता था। फिलहाल 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। साइबर अपराध अब सिर्फ ठगी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज से बिल्कुल बचें। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार पति पत्नी को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल लूटपाट के दौरान दोनों पति पत्नी पर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि ये बाइक सवार बदमाशों ने रेपुरा मरवन चौक इलाके में एक दंपत्ति को निशाना बनाया और घटना के पीछे लूटपाट की कोशिश की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक वैशाली के बलीगांव से सोहन कुमार अपनी पत्नी श्वेता और एक बच्चे के साथ बाइक से सकरा के रेपुरा जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और विरोध करने पर सोहन कुमार और उनकी पत्नी को गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। सकरा थाना क्षेत्र का रेपुरा से मड़वन गांव में जाने वाली ग्रामीण सड़क है जिसमें एक बाइक पर दंपत्ति सवार होकर जा रहे थे। उनका बच्चा भी था साथ में। इसी क्रम में पीछे से एक यामाहा एफजेड मोटरसाइकिल बताया जा रहा है ग्रे कलर का, जिस पर सवार 2 अपराधी थे जिनके द्वारा गोली चलाई गई और एक महिला को गोली लगी है। फिर एक उनके हस्बैंड को भी पैर में गोली लगने की सूचना है। तो लोग इलाज के लिए उन लोगों को भेज दिया गया है। इलाज चल रहा है। हम लोग अपराधियों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।